नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन Mn plus n electron M solid. The SRP value of M1, M2, M3 are minus 0.34 volt, minus 3.05 volt and minus 1.66 volt respectively. Order of reducing power. तो इसको बनाओ तुम लोग, तब लोग जो ये क्वेश्चन नहीं लिखे हो, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एसआरपी वैल्यू ऑफ 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू दिया गया है और बोला है द एलिमेंट दैट डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ए को कौन डिस्प्लेस करेगा, तो ये वैल्यू को हमने अरेंज कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम वैल्यू डी का है, उसके बाद ए का है, बी का है, सी है। इसको अगर डिस्प्लेस करना है तो इससे उस कंपाउंड का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अगर इस कंपाउंड में ए को डिस्प्लेस करना है तो उससे ज्यादा वाले कंपाउंड उस एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है 3 एलिमेंट का, M1, M2, M3 का, कह रहा है रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा। अब इसको रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर सब एक ही है, यानी कि रिडक्शन मत सोच लेना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, M1 का है, उसके बाद किसका है, M3 का, उसके बाद किसका है, M2 का। तो ये वैल्यू किसका है, एसआरपी का। इस पे क्या होगा, रिडक्शन, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये रिड्यूसिंग। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, M2, देन M3। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूछता है। नेक्स्ट लिखो, ये नीट में आया हुआ है, 4 अल्कली मेटल, 4 अल्कली मेटल ABCD, 4 अल्कली मेटल ABCD are having 4 alkali metal ABCD are having respectively SRP value minus 3.05 minus 1.66 minus 0.40 और प्लस 0.80। 4 अल्कली मेटल है और उसका एसआरपी वैल्यू दिया है। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, क्या हो जाएगा, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव। अब मोस्ट रिएक्टिव होने के लिए कल क्या बताया था मैंने, देखो ओ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, देखो कॉपर राइट हैंड साइड है, सॉरी सिल्वर गोल्ड, जितना वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उतना ही उसका रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगा, और राइट हैंड साइड रहेगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। जिंक और कॉपर में बताया भी था, यहाँ कॉपर इधर जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और इधर का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव में होता है, मोर नेगेटिव होता है।
मोर नेगेटिव होता है, इधर का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। हाइड्रोजन के बाद का वैल्यू का पॉजिटिव होने लगता है, हाइड्रोजन के बाद का वैल्यू पॉजिटिव हो गए, इधर नेगेटिव होगा, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर नेगेटिव मोर मोर रिएक्टिव है, वो ऐसा दिया है, प्लस ही दिया है। कॉपर वाला का होता है ना पॉजिटिव, अल्कली मेटल का लेकिन बोला है। अब लिखा है डेटा यही 4 ही लिखा है, तो सबसे कम वैल्यू किसका है, ए का। यानी अगर मैं यहां पर अरेंज करूं तो सबसे कम वैल्यू ए है, उसके बाद है बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है डी का इधर आएगा, एस से ज्यादा आएगा। तो जितना कम वैल्यू होगा उतना ही उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कम वैल्यू होगा उतना ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ध्यान रखना है, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू नेगेटिव होता है, एसआरपी वैल्यू, नहीं कि एसओपी वैल्यू। नेक्स्ट लिखो, ये 2-4 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग metal cannot evolve hydrogen, which of the following metal cannot evolve hydrogen from acid or water from its compound, एबीसीपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिख लो, मर्क्यूरी, अल्युमिनियम, लीड और लास्ट ऑप्शन है आयरन। मर्क्यूरी, अल्युमिनियम, लीड और आयरन। कह रहा है कि एसिड से कौन सा एलिमेंट H2 गैस को इवॉल्व नहीं कर पाएगा, क्यों, राइट साइड है। तो कैसे क्यों नहीं कर पाएगा, राइट साइड है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। है क्यों नहीं लीड करेगा, आंसर सही है ना, मर्क्यूरी। अब मान लो हमने कोई एक एसिड ले लिया H2SO4, अब H2SO4 के साथ हम अगर कॉपर का रिएक्शन करवाए, अब यहां ध्यान देना, अगर कॉपर यहां से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CuSO4, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा। अब इस रिएक्शन में ये इसको डिस्प्लेस किया है, एक तरह से हम मान के चले कि यहां पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। और हाइड्रोजन यहां पर किस स्टेट में है, यहां पर +1 में है ना। H2SO4 में हाइड्रोजन किस स्टेट में है, +1 में है ना। और यहां पर किस स्टेट में, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, नहीं हुआ है, हुआ है। तो यहां पर अब देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन यहां है, कॉपर यहां है, तो दोनों में से किसका क्या होना चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, राइट हैंड साइड का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होना चाहिए ना। और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका रिडक्शन होना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेटेड रहेगा तो ये रिएक्शन गलत है, यानी जो हाइड्रोजन के राइट साइड वाले एलिमेंट है वो डिस्प्लेस, इसीलिए तो बोला जाता है गोल्ड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। डाइल्यूट जिंक वाला रिएक्शन करता है, तुम लोग पी ब्लॉक में पढ़ोगे कि कॉपर वाला रिएक्शन नहीं करता जल्दी इससे, एसिड से।
जिंक का रिएक्शन पढ़ोगे डाइल्यूट H2SO4 से, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो कई बार वो क्वेश्चन जिंक वाला कॉपर वाला पूछा भी गया है। तो जो हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड वाले हैं एलिमेंट, वो उसके एसिड से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया क्या? जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब यहां पर जिंक होता ना H2SO4 और यहां जिंक होता, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता और क्या बन जाता? ZnSO4। अब इस केस में 0 है +2 हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन जो है ये H2 ये रिड्यूस हो जाएगा। इस केस में ये रिडक्शन का काम करने लगेगा, ये ऑक्सीडेशन का और ये रिडक्शन का। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन गैस तभी इवॉल्व होगा जब हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट उसमें यूज होगा, राइट हैंड साइड वाले उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी किधर है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? ये नहीं कर पाएगा ना, लीड लेफ्ट हैंड साइड है ना, मालूम नहीं है, लेफ्ट ही साइड है वो। जो नहीं मालूम है सब लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड उतना है। आयरन लेफ्ट हैंड साइड है और अल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड। इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन एमपीपीटी में, सीपीएमटी में, एफएमसी में, पंजाब पीटी में कई कंपटीशन में आया हुआ है। सही है ना? नेक्स्ट लिखना, ये लिख लेना कंसेप्ट। कंसेप्ट लिखे क्या? अगर कोई भी एसिड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करना है तो उसके लिए एलिमेंट लेफ्ट हैंड, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस होता है, H+ से 0 में जाता है। नेक्स्ट लिखना, SRP फॉर लिथियम प्लस से लिथियम, SRP फॉर कर हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसका है? हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी रिड्यूसिंग कैपेसिटी मतलब, ये गलती से भूल मत जाना है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी बोले तुम्हें क्या सोचना है? रिड्यूसिंग एजेंट सोचना है। कभी भी नाम लेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ये तुम्हें 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में बताया था मैंने, सॉरी 11th में पीरियोडिक टेबल में बताया था कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोले, रिड्यूसिंग कैपेसिटी बोले या रिड्यूसिंग एजेंट बोले, सब एक ही नाम से जाना जाएगा। उसको अगर रिड्यूसिंग कहना होगा ना, वो रिडक्शन बोलेगा, वो रिडक्शन नहीं बोला है। जब ING लग जाएगा कभी भी तो सोच लेना कि एजेंट बोल रहा हो, रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हो। क्या होगा? AG होगा ना। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? AG का। उसके बाद किसका है? हाइड्रोजन का। उसके बाद जिंक का। लास्ट में वैल्यू किसका है? लिथियम। ये किसका वैल्यू है? SRP का। इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? और लिथियम वैसे भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, इस ब्लॉक का है, तो ये क्या हो जाएगा?
ऑक्सीडाइज, तो ये क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अब तुम पढ़े ना कि अल्कली मेटल में, हाँ है? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हूँ? हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसका है? हाँ, तो मैं वही लिखा हूँ ना। हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसका है? सही है ना? तुम किस दुनिया में खो रहे हो? अरे तुम्हारे जैसा अच्छा, ये मेरे को बताओ, इसका ये इस कंफ्यूजन में रहता है। मुझे बताओ, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। ये पता है क्या बोलेगा कि सर आप बोल रहे हो कि रेड ऑक्स, मैं रेडॉक्स बोल रहा हूं, तुम रेडॉक्स बोल रहे हो। ये इसके लिए लिखा हुआ है। लिथियम होगा ना? चलो एक क्वेश्चन करो, आईआईटी स्क्रीनिंग में आया हुआ है। पहले अभी आईआईटी ना, अभी आईआईटी मेंस होता है। एक समय था जब आईआईटी, इससे पहले, अभी तो मेंस और एडवांस होता है, इससे पहले एआई ट्रिपली और केवल एडवांस था। उससे भी पहले आईआईटी में स्क्रीनिंग होता था, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद उसमें रिटन टेस्ट होते थे आईआईटी में, सब्जेक्टिव होता था। लिखो क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस 2 से Zn बना और वैल्यू दिया है -0.76 वोल्ट, एंड डेट ऑफ एसआरपी वैल्यू अब Zn का दिया है, एसआरपी वैल्यू कॉपर का दिया है, बोला ये मैं बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू Fe प्लस 2 से बना Fe एंड Sn प्लस 2 से बना Sn, इलेक्ट्रोड आर -0.44 वोल्ट एंड -0.14 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फॉर द गिवन रिएक्शन, for the given reaction Fe plus 2 plus Sn, Fe plus Sn plus 2, EMF
चलो अब इसके आगे अलग से क्वेश्चन, आगे आंसर कितना आ रहा है? कॉपर जिंक, ठीक है। ये क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या काम करेगा? कैथोड का। और ये होगा ऑक्सीडेशन, क्या काम करेगा? एनोड का। तो ध्यान देना यहाँ पे, कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड। कैथोड का वैल्यू कॉपर का पुट करेंगे, 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? 1.1, 1.0 ना। अब इसमें ध्यान देना, इसका क्या होगा आंसर? माइनस आ रहा है क्या? रिएक्शन आयरन रिड्यूस हुआ है और टिन ऑक्सीडाइज हुआ है। आयरन रिड्यूस हुआ है मतलब ओ राइट हैंड साइड होगा, और ये एसएन लेफ्ट। एसआरपी वैल्यू से ये ज्यादा है तो इस पे क्या होगा? रिडक्शन। और ये कम है तो इस पे क्या होगा? क्या? एसएन पे क्या होगा? क्यों? ये वैल्यू ज्यादा है। आंसर क्या रहा है इसका? -0.3। सबका आ रहा है ना आंसर? में आंसर नहीं देखा है, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है +0.3, -0.58 और -1.1, सॉरी +0.58, और हमें रिएक्शन के अनुसार से निकालना, रिएक्शन के अनुसार से निकालना। माइनस आएगा ना? चलो ठीक है, आंसर मैं देख के बता दूंगा, आंसर दूसरे पेज में। तो अब यहां से क्वेश्चन सबको एसआरपी निकालने आ जाना चाहिए। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। तुम्हारा क्या आ रहा है? वही होगा, देखा नहीं दूसरे फाइल में उसका आंसर। कंफर्म करता, रुक जाओ चेक करके बताता, उसका आंसर दूसरे फाइल में है। तो यहां तक तुम्हें सेल का वोल्टेज निकालने आ गया, और कौन वैल्यू किसको डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो, अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए और टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तो सॉल्यूशन के ईएमएफ में इफेक्ट पड़ता है।
हाँ, एक मिनट देखता हूं मैं आंसर, रुक जाओ 2 मिनट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तैतीस नंबर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 33 नंबर, 33 का डी दिया है। -0.3 दिया है, सॉरी -3, -0.3 आ रहा है। आंसर जो दिया है वो 33 का डी दिया है। देख लो बच्चे, चेक कर लो, नहीं तो फिर बनाते हैं, मैं बना नहीं रहा हूं। 33 का डी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है क्या? हाँ, तो भी रिएक्शन से पूछा है ना, -0.3 आएगा। आ रहा है? अगर रिएक्शन से नहीं करोगे तो ऐसे कितने आ रहा है? रिएक्शन को देख के करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉस्ट इक्वेशन। तो ये हमने तुम्हें सेल का वोल्टेज निकालना और सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक बताया उसी को बनाओ, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हेडिंग डालो, नॉस्ट इक्वेशन। राइट डाउन हेडिंग, नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन। अब देखो, अभी तक हम सेल का वोल्टेज कैसे निकाल रहे थे? सेल का वोल्टेज हमें मान के चले सब स्टैंडर्ड कंडीशन में था, यानी 25 डिग्री टेम्परेचर था, कंसंट्रेशन 1 मोलर था, उस केस में हम निकाल रहे थे। अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने को हमें नहीं पढ़ना है, हमें 25 डिग्री के लिए पढ़ना है। तो उस केस में जब कंसंट्रेशन चेंज किया जाएगा तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो सेल का वोल्टेज बढ़ जाए। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं नॉस्ट इक्वेशन। अब नॉस्ट इक्वेशन में हमें डायरेक्ट इसका इक्वेशन पढ़ना है, हमें कोई इसका प्रूफ नहीं चाहिए कि इसका प्रूफ, मतलब डायरेक्ट बुक में भी डायरेक्ट इसका इक्वेशन है, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, लिखो ई सेल इक्वल टू ई सेल। अब यहां ई नोट नहीं लगाएंगे, ई नोट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल का वैल्यू माइनस ये होता है 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पहले लिखो, फिर 1 बाय 1 समझते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये हमें इक्वेशन डायरेक्ट नॉस्ट का इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में,
2.303 RT NF log प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो तुम्हें यहीं से मेरे को बताओ पहले कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेल का वोल्टेज क्या होगा, क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू नेगेटिव में होगा और ज्यादा कम होगा तो वैल्यू कम होता चला जाएगा। नीचे लिखना ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हुए हैं। जो रिएक्शन लिख के जो तुम कैंसिल आउट करोगे उसको हम बोलेंगे कितने रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन, यानी जो कैंसिल आउट होता है वही है एन। एफ क्या है? फैराडे। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो अलग से बताएंगे। और ई सेल क्या है? ई सेल किसी भी कंडीशन में यानी किसी टेम्परेचर पर और किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। ठीक है। अब यहां से क्या होता है, अब हमारे जो सिलेबस में वो किसी और टेम्परेचर पे बात नहीं करता है, केवल 25 डिग्री पे ही बात करेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये वैल्यू हम जानते हैं, गैस कांस्टेंट का वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यू जानते हैं और फैराडे का वैल्यू जानते हैं, ये हम नहीं जानते। कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, तो हम इसको मिला के कैलकुलेशन कर देंगे। लिख लिए सब? अब इसको मिला के हम एक कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे लिखना एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे सिलेबस में 25 डिग्री पे पढ़ना है, कोई दूसरा टेम्परेचर पे पूछेगा ही नहीं। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू आर इंटू टेम्परेचर 298 अपॉन फैराडे लॉ 96500। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आता है 0.0529, 0.0592 आता है, 29992 0.0592। यानी कि अब हमारे को नया फॉर्मूला जो बन गया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इसको कैलकुलेट करके 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये हमारे को बार बार यूज करना है। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तुम कैसे लिखोगे। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो पहले लिखना सिखाते हैं कि एक रिएक्शन के लिए हम ये लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कैसे हम लिखा करेंगे। तो ए भी नॉस्ट इक्वेशन है और ए भी नॉस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके लिखा गया है और ये टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर हट गया, उसके बदले 25 डिग्री मान लिया गया है। तो हमारे सिलेबस में 25 डिग्री पढ़ना है। चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। पहले हम सेल का वोल्टेज निकालने के पहले, इससे पहले न्यूमेरिकल्स दे तो मैं इस टर्म को सिखाता हूं कैसे लिखोगे। चलो पहले डायनियल सेल वाला ही बात करते हैं। अब मान लो डायनियल सेल में हमने क्या लिया था, कॉपर CSO4। कॉपर का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मान लो हमने ऐसे ही लिख दिया
कॉपर +2 से क्या बना, कॉपर। और इधर क्या लिखे, Zn से क्या लिखे, ऐसा था, ये सॉलिड फेज में है और ये एक्वस फेज में था, ये एक्वस फेज में था और ये सॉलिड फेज में था। अगर हम रिएक्शन लिखे तो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएगा और बन जाएगा Zn+2, ये आ गया एक्वस में। ये रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड हो रहा था और ये सॉलिड फेज में था। ये कॉपर +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, बन गया कॉपर, और ये आ गया सॉलिड फेज में और ये है एक्वस फेज में। यही दोनों हमने रिएक्शन लिखवाया था। अब इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहां हमें इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए, और ये जो कैंसिल आउट होगा वही इस n का वैल्यू गिरेगा। यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हुआ है इस रिएक्शन के दौरान, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लूज हुआ है, 2 गेन हुआ है। तो यहां लिखेंगे Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, ये रिएक्टेंट साइड हो गया रिएक्शन का, और ये प्रोडक्ट साइड हो गया Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब जब हमें यहां पर रिएक्शन दिया जाएगा तो तुम्हें इस टर्म में दिया जाएगा, ज्यादा 90% केसेज इस फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस फॉर्म में जब दिया जाएगा तो तुम उसको रिएक्शन लिखोगे। अब तुम्हें यहां से रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से तुम रिएक्शन लिखोगे और यहां जो एक्वस दिया जाएगा तुम्हें यहीं पर कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर 0.5 लिख दिया गया और यहां पर लिख लिया जाएगा 0.9, यहां पर कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया जाएगा। तो तुम पहले रिएक्शन लिखोगे, ये होगा रिएक्शन। अब इसके बाद ई नॉट ई सेल लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब इसका वैल्यू हमें, इस सेल का वोल्टेज हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना होगा। तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में भी इस सेल का वोल्टेज चाहिए, वो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देगा। यानी इससे पहले जो हमने निकलवाने के लिए सिखाया ये वाला, वो टर्म यहां भी यूज करना पड़ेगा। और उस केस में इसका देगा कि इसका एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में इतना है, इसका इतना है, तो तुम पहले सेल का वोल्टेज निकालोगे। ये वोल्टेज ऑलरेडी हमने देख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे 0.0592/n। n क्या हमने लेने के लिए बोला, जो कैंसिल आउट होगा वही तुम लोगे। तो यहाँ कैंसिल आउट 2 हुआ है तो हम यहाँ 2 लेंगे, लॉग। अब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सॉलिड को हम नहीं लिखते, तो सॉलिड को यहां हम क्या मानेंगे, यूनिटी 1 मानेंगे। तो इस सॉलिड को भी नहीं लिखेंगे और इस सॉलिड को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या बचा, Zn+2 अपॉन कॉपर +2। इसका कंसंट्रेशन, Zn+2 का कंसंट्रेशन लेना होगा और कॉपर +2 का कंसंट्रेशन लेना होगा। Zn+2 का कंसंट्रेशन लेना होगा और कॉपर +2 का कंसंट्रेशन लेना होगा, क्योंकि जो इसमें सॉलिड है उसका यूनिटी लिया जाता है, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका है। तो कुल मिला के बार बार याद रखना कि ऊपर ऑक्सीडेशन वाला का वैल्यू लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। यानी अगर तुम डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो बाद में ये लिख देना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तुम इसमें दोनों में से पता कर लेना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऊपर वैल्यू लिखेंगे, और मतलब आगे अगर शॉर्टकट बनाओगे, अगर मान लो ये रिएक्शन बार बार नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो नीचे वाला रिएक्टेंट के बदले रिडक्शन वाला वैल्यू लिखना है। देखो यहां पर ऊपर किसका वैल्यू लिखा हुआ है, जिंक का। जिंक का क्या हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन, Zn+2 का लिखा हुआ है। और नीचे किसका लिखा हुआ है, कॉपर का, यानी किसका वैल्यू लिखा हुआ है, रिडक्शन का। तो पहले इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये पूरा लिखना है ऐसे, फिर मैं एक देता हूं तुम्हें लिखने के लिए, तब न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे हम। ये लिखने समझ में आएगा कैसे कैसे लिखना है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, इन रिएक्शन लिखने के बाद तब समझ में आएगा। ये लिखो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखने के लिए दे रहा हूं, फिर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अच्छा, ये वैल्यू मतलब ये कहां से आ गया, ये भी कंप्लीट तो प्रूव नहीं होगा, लेकिन कैथोड माइनस एनोड से हम प्रूव कर सकते हैं। तो आगे इसको प्रूव भी करवा दे रहा हूं। मतलब पूरा ये नहीं प्रूव हुआ कि ये कहां से आया क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन।
हाँ, किस पे नहीं हो तो हमें आउटपुट पे देगा। अभी हम आगे लॉजिक बात करेंगे कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो सेल का वोल्टेज ज्यादा आएगा, ठीक है। उस पर अभी बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि अभी लिखने के लिए सिखा रहा हूं। इसके बाद बात करेंगे कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, क्योंकि टेम्परेचर से तो क्या हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे कि इसका वैल्यू ज्यादा रहे, किसका वैल्यू ज्यादा रहे तो वोल्टेज ज्यादा है, तो बाद में अभी बात करते हैं। पहले लिखने के लिए बात कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन है, एसएन, ये लिख लो पहले तब अटेम्प्ट करना। एसएन सॉलिड में है और एसएन +2 है, 0.025 है मोलर, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है। और यहां लिखा हुआ Ag+, 0.015 मोलर, और यहां लिखा हुआ है Ag सॉलिड, और उसके बाद लिखा हुआ है E0 एसएन का दिया है -0.136 से, और E0 Ag का दिया हुआ है 0.799 वोल्ट, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो। लिखने के बाद पहले इसका रिएक्शन लिखो तुम। इस क्वेश्चन का बनाना बाद में है, कैलकुलेशन करना बाद में है, पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखने के बाद E0 सेल कैलकुलेट करो। सेल कैलकुलेट करने के बाद मुझे बताओ एन का वैल्यू क्या आएगा, प्रोडक्ट के जगह पे क्या होगा, रिएक्टेंट के जगह पे क्या होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन कब पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, जब सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर से चेंज करके कोई दूसरा कंसंट्रेशन रख दिया जाए और टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तब हमें नेक्स्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो यहां पर कंसंट्रेशन अलग अलग 1 मोलर नहीं है। अभी तक जो हम स्टैंडर्ड में निकाल रहे थे वहां 1 मोलर होता था। अगर 1 मोलर दिया है यहाँ पे दोनों जगह ना, तो तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम डायरेक्ट कैथोड माइनस एनोड करो। लेकिन कैथोड माइनस एनोड यहां करने से नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर चेंज कर दिया गया है। हाँ, तो ऐसा ही इसके जैसा है क्या, क्वेश्चन क्या वो लिख लिए। तो ध्यान रखना, जब सेल का वोल्टेज 25 डिग्री और 1 मोलर है तो स्टैंडर्ड कंडेंसर कहलाता है, और उस केस में हम सेल का वोल्टेज कैथोड माइनस एनोड करके निकालते हैं। लेकिन जब कभी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए तो कैथोड माइनस एनोड नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में टेम्परेचर चेंज नहीं करके मिलेगा, हमारे सिलेबस में 25 डिग्री ही मिलेगा। अब इसमें सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखने के लिए हमने बोला था, तो एसएन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, बन गया Sn+2। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये एक्वस में जाके मिल गया और ये सॉलिड है। और यहां पर ये इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका मेंशन नहीं किया, तो सॉलिड का ऐसे भी नहीं लेते। यहां पर दिया गया सिल्वर का, सिल्वर प्लस अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो बन गया सिल्वर, और ये सॉलिड में आ गया और ये एक्वस में है। अगर हम रिएक्शन लिखने चलेंगे तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा रिएक्शन हो गया एसएन सॉलिड +2Ag प्लस एक्वस, और इधर क्या बना Sn+2 एक्वस, और इधर बना 2Ag+, 2Ag।
ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अगर हमें लिखना होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन का वैल्यू यहां हम 2 लेंगे क्योंकि 2 कैंसिल आउट हुआ है। लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये सॉलिड है, हम इसका मेंशन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में केवल एसएन लिखेंगे। तो एसएन प्लस 2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में सॉलिड है, इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, और यहां लिखेंगे एजी प्लस का कंसंट्रेशन और इस पे लगेगा स्क्वायर। अगर तुम स्क्वायर नहीं लिखते हो तो फिर से गलत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम के जैसा ही लिखना है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इसीलिए इसमें रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता था। एक चीज तुम ध्यान रखना कि अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, इसका मतलब हमें रिएक्शन को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करके लिखना होगा, नहीं तो तुम कोएफिशिएंट में यहां पर गलती करोगे। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अगर डायरेक्ट यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो तुम्हें रिएक्शन एक बार लिख लो, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट में 2 आ गया और ये 2 कहां जाएगा, पावर में, ये कोएफिशिएंट जाएगा पावर में। ठीक है, अब इससे पहले हम इसको वैल्यू को निकाल लें। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मुझे बताओ, अब तो ये देख के ही समझ में आ गया कि ये इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन बोले तो यहां पर किसका वैल्यू पुट करें, एसएन का, और राइट हैंड साइड वाला क्या है, कैथोड है, और रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है ना, सिल्वर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर वैल्यू किसका पुट करें, सिल्वर का। ये स्टैंडर्ड वैल्यू यहां दे रखा है, वो हमें अलग से देगा, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर सिल्वर का वैल्यू कितना दिया है, 0.799, और एसएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1136। इसको ऐड करोगे तो आएगा वैल्यू 0.935, 0.935 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब 1 मोलर और 25 डिग्री टेम्परेचर होगा तब। इतना समझ में आया, नहीं आया, क्या डाउट है, नहीं, क्या डाउट है, ये वाला वैल्यू नहीं, कल मैं क्या बोला था कि अगर तुम्हें कोई चीज का डिस्कशन नहीं है कि एसआरपी है कि एसओपी है, तो तुम क्या मानोगे। कल मैं बोला था, ये लिखा नहीं है कहीं पर कि एसआरपी है कि एसओपी, तुम एसआरपी मानोगे। इसको देख के मत डिसाइड कर देना कि ये एसआरपी है कि एसओपी है, और इसको रिएक्शन को देख के डिसाइड नहीं होता है, या तो इसका इंडिकेशन अलग से होगा या तो लिख के देगा। इसको देख के मत, इसमें तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तो रिडक्शन हो रहा है, तो तुम इसको देख के कैसे बता सकते हो कौन क्या है, इसको देख के कहीं मत बताना। ये वैल्यू अलग से इंडिकेट करेगा, या तो इसको लिखना चाहिए था यहाँ, और नहीं कुछ लिखा है तो एसआरपी है, बाय डिफॉल्ट आईपीएससी के अकॉर्डिंग वो एसआरपी है, तो ये हम मान के चलेंगे एसआरपी का वैल्यू है, और कोई डाउट नहीं है ना। तो ये वैल्यू निकल गया ना, तो ई सेल इक्वल टू कितना आ गया, 0.935 माइनस 0.0592 अपॉन 2। ठीक है, ये लिखने आ रहा है ना सबको। अब एसएन का कंसंट्रेशन दिया है, लॉग 0.025 अपॉन सिल्वर का कंसंट्रेशन 0.015 का स्क्वायर,
अब इसी पार्ट में तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा। अब मुझे एक लॉजिक बताओ कि कंसंट्रेशन में, अब तो ये कैलकुलेट करने वाला पार्ट है तो कर लेंगे ना, खत्म हो गया अपना। यही है नेक्स्ट इक्वेशन, वैल्यू पुट करने आ गया, रिएक्शन लिख लोगे ना, एन का वैल्यू। हाँ, तो मुझे ये बताओ अब लॉजिकल कि इस सेल में Sn+2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, या सिल्वर का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा? है कैलकुलेट कर लिए 0.8744 0.8744 वोल्ट है। मुझे बताओ कि इस कंसंट्रेशन, अगर सेल का वोल्टेज बढ़ाना है तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सेल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, टीन का या सिल्वर का? सिल्वर का। क्यों? सही है ना, सिल्वर का। मी का समझ में आया क्या? सिल्वर का बढ़ाओगे तो क्या होगा? अच्छा, इसका बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसका बढ़ाओगे तो लॉग का वैल्यू ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो ये कम हो रहा है, घटेगा। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो रिड्यूस हो रहा है, यही ना रिड्यूस हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तब सेल का वोल्टेज ज्यादा गिरेगा। पहले लिख लो सारे, तब हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने आ गया, सुतार है, कर लोगे? क्या होता है फॉर्मूला बताओ, क्या दिया है? ये रिएक्शन लिखना है, स्टैंडर्ड में निकालना है, ये आ जाएगा, ये लिख लोगे। तो 2 पॉइंट और लिख लो। क्या लिखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेल का वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज। तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वोल्टेज ऑफ सेल विल बी डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वोल्टेज ऑफ सेल विल बी डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वोल्टेज, ये बहुत आसान है, सबसे ये आसान है। इससे पहले जो बताया था ना, जो ट्रिक वगैरह, वो जल्दी वही लड़का वहीं पर स्टूडेंट छोड़ देता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हार्ड हो गया। सिंपल है इसमें, और ये ज्यादा इसका वेटेज भी है, 3-4 क्वेश्चन आता है इसका। तो व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज वोल्टेज ऑफ सेल विल बी डिक्रीज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पर कि टीन का बढ़ेगा कि सिल्वर का बढ़ेगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा? इसका बढ़ेगा तो माइनस आएगा ना, और इसका बढ़ेगा तो प्लस आएगा, बरोबर है क्या? यानी सिल्वर रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? यानी जो रिड्यूस वाला कंटेनर है, उस कंटेनर में वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, सॉरी उसमें कंसंट्रेशन, यानी राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले का? राइट हैंड साइड वाले का वोल्टेज क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? तो लिख लो, if concentration of, if the concentration of reduction cell, reduction container या सेल ही लिख लो, if the concentration of reduction cell will be more then voltage of the cell will be more. हाँ, voltage of the cell will be increase लिखो या more लिखो। यानी अगर रिडक्शन वाले पार्ट का, क्योंकि हमेशा ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, नीचे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तुम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोलो या ऑक्सीडेशन अपॉन, देखो इसमें भी देखो ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर
टिन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और सिल्वर का क्या हुआ? रिडक्शन। तो ऊपर ऑक्सीडेशन आता है, नीचे रिडक्शन आता है। तो अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, यानी राइट हैंड साइड वाले का कंटेनर का वोल्टेज, सॉरी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका वोल्टेज ज्यादा आएगा। चलो एक लिख के दिखाओ। और एक रिएक्शन है, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर। अब इसके लिए तुम नस्ट इक्वेशन लिखो, जल्दी से लिखो। कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तुम नस्ट इक्वेशन लिखो। ये एक्वस है। केवल इंडिकेशन करना है। हो गया? लास्ट इक्वेशन लिखे इसके लिए। और कल वॉल्यूम बना के लाओगे, डिस्कस करेंगे। लिख लिया नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए लिखो Zn-2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Zn+2। लिख लिए दोनों। अब ध्यान दो, इसके लिए लिख रहा हूं ई सेल इक्वल टू इस सेल का वोल्टेज ई नॉट। सेल लिखे, ये एक ही रिएक्शन है, तो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो हमें केवल ये एक सेल है, अभी सेल को कनेक्ट नहीं किया गया है। जिसे दो सेल लेते थे ना हम, तो ये हम उस सेल के बारे में बात कर रहे हैं जिस सेल में कॉपर है। तो यहां पर हम वोल्टेज किसका लेंगे? कॉपर का, स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी इसका कंसंट्रेशन जब 1 मोलर होगा तब। और ये वोल्टेज तब का है जब इसका सॉल्यूशन चेंज कर दिया गया है, एक से ज्यादा या कम कुछ कर दिया गया है। तो अभी हम सेपरेट सेपरेट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं डैनियल सेल पढ़ाया था मैंने। डैनियल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर का रिएक्शन हो रहा था। अगर ये 1 मोलर होगा तो 1 मोलर का कंसंट्रेशन जो एसआरपी में वैल्यू अभी कई बार लिख लिख के दे रहे हैं, तो वही वैल्यू होता है। वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो जो एसआरपी का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1 मोलर है। अब यहां सेल का वोल्टेज, अब सेल बोले तो ये अकेला सेल है, लेकिन ये वोल्टेज तब का है जब इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहा होगा, 0.8 रहा होगा, 1.1 रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये वोल्टेज तब का है जब कंसंट्रेशन 1 नहीं रहा होगा, टेम्परेचर वही है। और ये वोल्टेज 1 मोलर पे का है, माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन क्या आएगा? 2। एन मैं लिख रहा हूं, 2 नहीं लिख रहा हूं, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो हम तो प्रोडक्ट कॉपर को लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड फेज में है। और यहां क्या हो जाएगा? कॉपर +2 एक्वस वाला लिखेंगे। दिया नहीं है कितना इसका कंसंट्रेशन है, हम क्यों लिख देंगे। तो ये उस सेल का वोल्टेज हुआ। अभी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है, हमने तुम्हें पहले इसके लिए लिखने के लिए बोला था। ये ऑक्सीडेशन वाला का रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ये तुम लिखे हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखो कि रिडक्शन लिखो?
रिडक्शन हाफ सेल, या रिडक्शन हाफ सेल का ये क्या लिखे हो, रिएक्शन, समझ में आ गया ना। या रिडक्शन हाफ सेल है, उस सेल का तुम वोल्टेज लिखे हो। अभी दोनों सेल कनेक्ट नहीं हुआ है, ये क्लियर हो गया बात है। ये कब का कंसंट्रेशन, कब का इस सेल निकाला गया है, इस सेल का वोल्टेज कब का है, जब इसका कंसंट्रेशन 1 नहीं हुआ होगा। और ये वोल्टेज कब का है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, एन तो वही लेंगे, क्लियर। अब हम इस सेल के लिए निकाल रहे हैं, अलग सेल के लिए, जेडन के लिए। तो यहां पर इस सेल के लिए निकालेंगे, इस सेल इक्वल टू, अब यहां पर मान लो कंसंट्रेशन इधर उधर एक से कम या ज्यादा कर दिया गया, तो उसके लिए वोल्टेज है ई नॉट। यहां पर क्या हुआ है, जेडन प्लस 2, जेडन से क्या बना है, जेडन प्लस 2, यानी ये क्या हुआ है, रिडक्शन। और ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है ना, तो ये रिडक्शन हुआ है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है और ये स्टैंडर्ड के अलावा बाकी किसी कंडीशन में, और ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में जिन से बना जेडन प्लस 2, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, माइनस 0.0592 अपॉन एन, एन यहां भी 2 होगा, लॉग प्रोडक्ट में यहां क्या आएगा, जेडन प्लस 2 का कंसंट्रेशन, ये वो वाला कंसंट्रेशन है जब चेंज किया गया है, इससे मैच मत कर देना, ये अलग है बिल्कुल, ये अलग से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में अलग से बिल्कुल निकाला जाता है। और ये वो वाला कंसंट्रेशन है जब चेंज किया गया है, डिवाइड बाई 1, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब सेल का वोल्टेज क्या होता है, सेल का वोल्टेज क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां में नोट नहीं लगाया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। ई सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। अब तुम यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, खुद से करो तब आएगा, करके देखो क्या बन रहा है। दोनों को यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, अब देखो इस सेल अब कैथोड है, तो यानी यहां पर इसका वैल्यू पुट करो, ये वाला पूरा टर्मिनोलॉजी यहां पुट करो, और ये वाला टर्मिनोलॉजी यहां पुट करो। यानी इसमें से इसको माइनस करो, ये कैथोड है और ये एनोड है, इसमें से इसको माइनस करो, करो जल्दी जल्दी, खुद कैलकुलेशन करो, मेरे करने से कोई फायदा नहीं है। कर लिए, अब उस पे उसको सिंप्लीफाई करो, लॉग में सिंप्लीफाई करो उसको, ई सेल इक्वल टू कैथोड, कैथोड का वैल्यू ये है ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये ई नॉट जेडन प्लस, जेडन से बना जेडन प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0.0592 अपॉन एन लॉग जेडन प्लस 2 अपॉन 1। अब इस दोनों को साथ में लेके आओ, इस सेल, इस दोनों को अगर साथ में लेके आओगे तो क्या कहलाएगा, ये कैथोड, कैथोड माइनस एनोड क्या कहलाएगा, ये इनऑट सेल कहलाएगा।
कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तुम सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? एक सेल का आधा रिएक्शन निकाला, दूसरे सेल का आधा निकाला, फिर उसमें से ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारा फिर से नष्ट इक्वेशन बन जाएगा। करके देखो, और ये आ जाएगा -0.0592 अपॉन एन, और ये आ जाएगा लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर+2, यानी फाइनल फार्मूला हमारा वहीं गिरा। तो इसको तुम्हारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैंने बताया कि कैसे आ जाता है सेल का। यहां से समझो, स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम कैथोड को और एनोड को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो किसी कंसंट्रेशन पे वैल्यू ये है और किसी कंसंट्रेशन पे वैल्यू ये है, इसमें से इसको माइनस करो, फाइनल रिजल्ट क्या बनता है? ये बनेगा। करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो। हाँ तो नीचे कर दो। ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या? हाँ वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ यहाँ प्लस ही करो। साइन चेंज कर दिया ना। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हो तुम? कैथोड माइनस एनोड वाला, जब दोनों वैल्यू एसआरपी में हो। लेकिन यहाँ वैल्यू तो दिया नहीं है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्लस वाला। हाँ, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन करवा रहे हो और एक क्या करवा रहे हो? रिडक्शन। तो यहाँ प्लस वाला वैल्यू डालोगे, नहीं तो माइनस करके तब माइनस करोगे उसको। सही समझ लो। समझ में आया कौन सा वैल्यू पुट किए? एक एसआरपी में और एक एसओपी में, तब प्लस लगा दिया हमने। ये वैल्यू, ये एसओपी है और ये एसआरपी है, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे ना। माइनस कब लगाओगे? जब दोनों वैल्यू क्या है? एसआरपी, इसीलिए हमने प्लस लिखा है। अब आ जाएगा ना। तो इसका रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये दोनों ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमने कैथोड का निकाला, हमने एनोड का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा सेल का आ गया। ये बार बार फॉर्मूले के कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एसओपी होगा और यहाँ एसआरपी होगा, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया। नहीं, तुम्हें क्वेश्चंस बनाते समय कुछ भी नहीं करना है कि कौन माइनस करना है कौन प्लस करना है, वो जैसा सिखाया हो वैसा ही चलेगा। ये सेल का वोल्टेज निकालने के लिए जैसा मैं सिखाया वैसे चलेगा। वो सेल का वोल्टेज, जैसे अभी मैं इक्वेशन दिया हुआ था, अलग से उसका ई नॉट दिया हुआ था, ई नॉट दिया हुआ था तो एसआरपी में हम ले रहे थे बाय डिफॉल्ट। वो हमें रिएक्शन को देख के नहीं लेना है उसको। दोनों का जो तुम पहले करते आ रहे हो ना वही करते रहोगे, इसको देख के मत चेंज कर देना कोई भी चीजें। इक्वेशन दे रहा हूं मैं। हाँ, जेडन का क्या हो रहा है? मैं किया नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया था। तुम लोग किए हो ना, लव और सोल्व किए हो ना, तो कहने का मतलब इसको करने की कोई तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार मैं प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे सेल का वोल्टेज निकाला जाता है कैथोड माइनस। तुम्हें हर बार ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब चीजें
कि कोई चीज कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे निकाला जाएगा, ये कैथोड ये नोड, जैसा पहले बताया हूं वैसा ही चलता रहेगा। कोई भी चीजें चेंज मत करना कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग तुम मत डिसाइड करना कि एसआरपी एसओपी है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तुम नहीं डिसाइड करोगे वैल्यू को। वैल्यू या तो लिख के देगा या तो इंडिकेट करके देगा, नहीं कुछ करके दिया है तो एसआरपी मान के चलेंगे हम, दोनों का वैल्यू एसआरपी मानेंगे। ये नहीं कि एक का एसओपी मानेंगे एक का एसआरपी मानेंगे, रिएक्शन को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं, नहीं रिएक्शन को देख के नहीं डिसाइड करना है। चलो एक बस कैलकुलेशन मत करना, लिख के दिखाओ मेरे को। एक ऐसा लिख लो, ए प्लस बी एन ई सी प्लस डी सब इक्वस में लिख लो नेक्स्ट इक्वेशन। इस बार तुम लोग का टेस्ट का सिलेबस इतना है पता नहीं खत्म हो पाएगा, अभी बैटरी बचा हुआ है मेन, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग पढ़ लिए। अब जो भी पार्ट बचा हुआ है सब रटने वाला है। अभी कल पढ़ाएंगे फ्री गिफ्ट एनर्जी। चलो घर से निकाल के लाना, लिख लो रिएक्शन एन आई सॉलिड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हें निकालना है सेल का वोल्टेज। सेल का वोल्टेज निकालना है। अब समझ में आ रहा है कि ये कंसंट्रेशन अलग अलग है ना, तो हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ये भी जानना है कि हमें नस्ट इक्वेशन लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर यहाँ 1 मोलर दिया तो नहीं लगाते। ये लिख लिए होगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, एन यहाँ है लॉग सी डी अपॉन ए और बी, कोएफिशिएंट सी डी ए बी। तो एक क्वेश्चन देने का पीछे पर्पस ये है कि कोएफिशिएंट को भी लेना है। एक घर से निकाल के बताओगे कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर जो आ रहा है 0.91 आ रहा है। चेक करना है आएगा कि नहीं आएगा। कल पढ़ाएंगे मैक्सिमम वर्क फ्री गिव्स एनर्जी। नेक्स्ट इक्वेशन आसान है ना, नहीं आसान है? कब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन? कंसंट्रेशन जब चेंज किया जाए तो वॉल्यूम बनाना स्टार्ट कर दो। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन पार्ट खत्म हुआ है, अभी फ्री गिव्स एनर्जी बाकी है, मैक्सिमम वर्क वगैरह कल बताएंगे। फिर बैटरी है, बैटरी सब रटने वाला है, वो डायरेक्ट लिखवाएंगे रटोगे। समझने वाला न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया है, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? इसलिए कि अभी क्वेश्चन ज्यादा बनाए, वॉल्यूम भी नहीं सोल्व किया ज्यादा, तो वॉल्यूम सोल्व करो। क्योंकि अगला जो टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव है, उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनवाएंगे हम।
क्योंकि टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करना था ना, इसलिए थोड़ा भगाए। इतना सिलेबस लाद रहा है ना ये।